दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। और आप सभी के लिए ये ईवीएस के 30 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, तो वीडियो को कंप्लीट दिखेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी पर्यावरण निचोड़ 4 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, उनको भी आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में अब आप सॉल्व करेंगे सीटेट 2016। सीटेट 2016 में फरवरी में जो प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण सेक्शन में, यानी ईवीएस पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस का ये सेट अब आपको सॉल्व कराया जाएगा 2016 का। जैसे कि मैं आपको सभी पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है पढ़ना, है ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम। क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में भी आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। सबसे कम मतलब निगेटिव सेंस में चला जाएगा। अगर कहता कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली या सबसे उपयुक्त या सर्वोत्तम, तो वो बेहतर पूछता। यहाँ पे सबसे कम है, मतलब 3 जो ऑप्शन होंगे वो आकलन प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा प्रभावशाली होंगे, एक कमजोर होगा। देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी ऑप्शन है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको सबसे वीक वाला पॉइंट यहाँ पे देखना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लाइव जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि कम उपयुक्त पूछा जा रहा था, बाकी सारे ज्यादा प्रभावशाली। क्योंकि बच्चों के पोर्टफोलियो में सिर्फ बेहतर कार्य ही ना हो, सभी प्रकार के कार्य को दिखाया जाए पोर्टफोलियो में। ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, ये पुनर्बलन दे रहे हैं। तो सीखने के बारे में समझ प्रदान करता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल सही है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट आपकी और अच्छी बनेगी, है ना। एक कम प्रभावशाली क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, निजी विवरण। तो निजी विवरण से हमें क्या मतलब है आकलन के संबंध में, इसलिए यहाँ पे ए जो है कम उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर ए सही होगा। पर्यावरण का निचोड़ 4 वीडियो में बनाया है, उसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो से 20 प्रश्न आपके मिल जाएंगे पेपर में, ये पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। कहा जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है, हर चीज को अलग अलग कलर से इसीलिए टाइप कराया गया कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिया है, पढ़ना है। फिर मेन क्वेश्चन ये है जो ग्रीन कलर से है। ऐसे ही प्रश्न आपको परेशान करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा था, या फिर समझने में ज्यादा समय लगता है पेपर के टाइम। कहा जा रहा है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ये जो स्टेटमेंट है टीचर के द्वारा कहा गया है बच्चे के लिए। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। कहा क्या जा रहा है, आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके बच्चे हैं, जैसे गाय, भैंस, या कह सकते हैं हम कुत्ता, बिल्ली। तो उनके नाम क्या वर्गीकरण के द्वारा, चर्चा के द्वारा हो सकता था। प्रयोग करना नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रयोग करके थोड़ी लिखेंगे, न्याय वाला गलत हो गया। सबसे बेहतर क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, अवलोकन करेंगे, क्या कोई ऐसा है जिसके बच्चे हों छोटे, गाय जानवर, तो हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे और
उसको रिकॉर्ड अपने नोटबुक में नोट करेंगे। रिकॉर्डिंग वही मतलब कि हम उस रिकॉर्ड को अपनी नोटबुक में नोट करें, ये सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे। तो इसी कौशल का प्रयोग, इसी का आकलन किया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आया समझ में? वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती। किसके द्वारा संबोधित करती है? अंतः विषयी प्रकृति। पहला ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 के लिए आंसर दिया है, डी ऑप्शन उनका जवाब बिल्कुल सही है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ पर्यावरण नहीं, इसमें आप विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विषय के भी सब्जेक्टों को आप पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति द्वारा संबोधित करती है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं। अब आप सोच रहे हैं बी सी क्यों नहीं हुआ, तो इसमें सिर्फ विज्ञान कहा जा रहा था। इसमें विज्ञान था, सामाजिक विषय था, तो पर्यावरण नहीं था, तो ये गलत हो गया। इसमें सामाजिक विज्ञान था, पर्यावरण था, लेकिन विज्ञान नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि डी क्यों सही है? क्योंकि विज्ञान पर्यावरण के अंतर्गत अंतः विषय प्रकृति में आपका सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विषय के जो सब्जेक्ट है वो भी आ जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा तो है ही और विज्ञान भी आ जाता है। तो डी ऑप्शन इसी। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों अध्ययन में, अच्छा 2 बार लिख गया है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ठीक है, ये बात मान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी बात कोई गलत बात नहीं कही गई। तीसरा ऑप्शन शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई आकलन की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो ये गलत हो गया। आंसर क्या मिला? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि कक्षा 1 की बात है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट लेते हैं हम, ड्राइंग भी करवाते हैं, शिक्षक को अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी हम करते हैं, टीचर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन सही है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर फाइल को मड़ोड़कर जोर से दबाती है, फिर पानी में डाल देती है, फिर दिखा रही कि वो डूब जाता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? पहला है परिकल्पना, वर्गीकरण, फिर है अवलोकन और मापन। तो किसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है बताइए? वह सोचने और कारण होगा यहाँ पे, और कारण देने के लिए कहती है। यहाँ पे सोचने और कारण देने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6 के लिए अवलोकन यहाँ पे कुछ लोग बता रहे, कुछ लोग परिकल्पना बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, परिकल्पना हो रहा है या अवलोकन? तो आपका उत्तर आएगा परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि कक्षा 5 की शिक्षिका द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है ये परिकल्पना कौशल से संबंधित है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों से शिक्षार्थियों को प्रयोग के बारे में सोचकर कारण देने के लिए कहा गया है। तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब एक ऐसा है जो वांछनीय, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए
समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने से संबंधित अभ्यास। बी ऑप्शन है बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने से संबंधित। तीसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता से स्वीकार करने। डी ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बढ़ावा देने से। तो एक ऑप्शन आपको चुनना है जो ठीक नहीं है। क्या होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? बिल्कुल सही। कहा जा रहा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, यहां तक तो ठीक था, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को हम वरीयता दे रहे हैं। ये बात गलत है क्योंकि पर्यावरण में हम वास्तविक अवलोकन पर बल देते हैं ज्यादा। यहाँ पे सिवाय लिखा था और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक, तो ये गलत हो गया और गलत वाला ही ऑप्शन हमें निकालना था। अगला देखिए, महेश क्या है? कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे क्या करते हैं? वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाकर उसका पोषण करने के लिए। तो सबसे अच्छा क्या है कि भैया हम एक बच्चे को एक एक पौधा अपनाने के लिए कहें, सबसे अच्छी गतिविधि होगी, है ना। बाकी की भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या है? क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव रहेगा। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? चित्रकला और शिल्पकला ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा, बिल्कुल बढ़ावा देगा। ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाएगा। क्या ये बेहतर बनाएगा? आप बताइए, क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, है ना। फिर कहा जा रहा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश हो जाते हैं, उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये भी बात ठीक थी। लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो क्या अनुशासन को बढ़ाता है? मान भी लिया अगर बढ़ाता है तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों ऑप्शन सही हो। 3 तक तो हमें ठीक लगे थे, है ना। और तो फिर यही ऑप्शन एक बचेगा हमें, शिल्प कला और चित्रकला। भाई अधिगम को बढ़ावा तो देगा ही, ठीक है, और सामाजिक अधिगम को भी बेहतर बनाएगा। साथ में बच्चे सीखेंगे और प्रेरणा भी मिलेगी। तो 3 ऑप्शन ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता उपरोक्त सभी तो उस पर हम विचार करते। फिलहाल के लिए सी आंसर इसका सही है और यही दिया था ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। सबसे अच्छा क्या है प्रयोग के लिए? तो आंसर आ जाएगा हस्तपरक गतिविधियां, डी ऑप्शन। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या है, कहां से लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाए तो गलत कर देंगे। कहा जा रहा है जो टॉपिक है सजीव, निर्जीव, जलचक्र, जैसे भोजन का चैप्टर होता है ना, डाल डाल, पात पात, भोजन, बीमारी, तो ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? परिवार और समुदाय से, सही है। पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकों से लिए जाते हैं। कुछ कहानियां अगर किसी ने लिखी हैं उससे भी हम ले लेते हैं, शिक्षक से नहीं लेते हैं, ठीक है। ये स्रोत शिक्षक थोड़ी, शिक्षक चीज़ों को आसान करके पढ़ाता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इन अवधारणाओं के स्रोत, तो शिक्षक नहीं होगा। 1, 2 और 4 आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 11 के लिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न आपके सामने। क्यों सुखाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है 12वें प्रश्न के लिए। तो सही जवाब मिलेगा नमी को पूर्णतया हटाने के लिए।
है ना, जो नमी रहती है उसमें हल्का हल्का पानी रह जाता है, तो हम छतों पे अपनी रख देते हैं या धूप में रख देते हैं जिससे वो सूख जाए। तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं और कहती हैं कि 15-20 वर्ष कुएं में पानी नहीं था, कुएं में पानी था, सॉरी 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतया सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या है? पहला कारण है कि पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया हो। रीजन हो सकता है क्योंकि कुएं जो है लगातार देखा होगा अगर आपने आसपास, तो ढक दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, लोगों को गिरने का खतरा रहता है। क्योंकि तब क्या था, तब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जल के लिए, कुएं से ही हम सभी जल निकालते थे, वही पीने के लिए, वही नहाने के लिए। अब तो घर घर पाइपलाइन पहुंच चुकी है। दूसरा ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं जिससे, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण, तो ये गलत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल नहीं है, इस वजह से वो कुएं का, ये गलत बात कही जा रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कुएं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनके घर अभी भी नल नहीं है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, अर्थात आपको उत्तर मिलेगा पहला ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, आया समझ में आपको? फिर से आपको बता दें, कुएं सूखने के कारण क्या है? बोरिंग पंपों का लगना, साथ ही साथ पेड़ों, कुओं और उनके आसपास के स्थान को अब मिट्टी से ढक दिया गया है जिससे पानी का रिसाव नीचे से नहीं हो पा रहा है। बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? पहला ऑप्शन, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए नहीं, ये भी नहीं, डराना भी नहीं चाहता। तो बगुला तथा भैंस में क्या संबंध है? सहजीवी का, सहभोजी नहीं, सहजीवी का, ध्यान रखिएगा। NCERT यही है, आपको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? पौधे के लिए जड़ का कार्य नहीं, तो जड़ देखिए क्या क्या कार्य करती है। जड़ का कार्य रहता है भोजन को संचारित करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये जड़ का कार्य नहीं होता। आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन हैं, आपको बताना है सही कथन कौन से हैं। पहला कथन, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही बात। कर्नाटक की हैं, ये बात गलत है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी हैं। ये क्वेश्चन जुलाई में नहीं, दिसंबर या जुलाई में 19 में आया है ये, और हमने आपको EVS के वीडियो, मतलब पेपर के एक दिन पहले आपको बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जस्ट अगले दिन वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ठीक है, आप देखिएगा जब पेपर दे के आइएगा, EVS का आपका स्कोर 30 में 25 प्लस रहेगा अगर आपको जितना बताया जा रहा है उतना कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं, कर्नाटक की नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मिलाकर के इसका आंसर होगा बी, पहला, तीसरा, चौथा सही है। यहां पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। जो हम आपको पढ़ने के लिए बोले हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ये वीडियो हमने आपको पहले ही दिया है। जो लोग रेगुलर जुड़े हैं चैनल से उनको पता होगा कि ये सारे पॉइंट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने लगी थी, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, 29 मेडल जीते हैं। चारों बहनें रोज वजन उठाने का अभ्यास करती। तो ये अब आपका डाउट कोई भी क्लियर, मतलब सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए हैं। पहला कथन है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक है, बिल्कुल सही। सामुदायिक क्षेत्रों के रूप में इनका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। उनका प्रयोग मुख्यतः वर्षा रहित, बिल्कुल सही। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ पे केवल लगा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनमें केवल संदूषित जल संदूषित होता है, ये बात गलत है। और ये 5वां कोई विकल्प था नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे है ऑप्शन नंबर
बी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। डायरेक्ट आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्ट उन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन उसी से पूछा गया है जो हमने आपको वीडियो दिया है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, तो वर्ली का संबंध कहाँ से है? सिंपल सी बात है, वर्ली दिए गए विकल्पों में से आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है पहला ऑप्शन। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। अब हमने आपको लास्ट वीडियो में भी मैप के 2 क्वेश्चन कराए थे, फिर से आपको मैप दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया दे रहे हैं, फिर आपको मैप के माध्यम से ही समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 था और आपसे ये पूछ रहा था, और आपको बता दें आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। जब आप मैप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये भी पता हो कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर। क्वेश्चन पूछ रहा था तमिलनाडु के निकटवर्ती। अब तमिलनाडु देखिए मैप में कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के आसपास आपको देखना है। तमिलनाडु के पास क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पास में है केरल, उसके पास में और क्या है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तिरुवनंतपुरम ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन में था केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो आपको तीनों मिल गए। केरल कहाँ पे है? उसके जस्ट पास में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है ना, इसके आसपास और तो कोई है नहीं, दिया भी नहीं है ऑप्शन में। और ऑप्शन में दिया था केरल, गुजरात और कर्नाटक। केरल, गुजरात और कर्नाटक क्या हो सकता है? कर्नाटक तो मान लिया, गुजरात कहाँ है पास में? गुजरात नहीं है। गुजरात चलिए दिखा देते हैं कहाँ है, देखिए यहाँ पे गुजरात कहाँ है, ढूंढिए आप लोग भी, है ना। तो गुजरात वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसी वजह से, यहाँ पे है गुजरात, गांधीनगर, तो ये गलत हो गया, गुजरात उसके पास में नहीं है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन मैप में फिर पूछा जाएगा, तो ये इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। आंसर मिल गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास के जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? देखिए अगर आप बुक से मैच करेंगे तो बुक से और हमारे वीडियो में आपको कई प्रश्नों के उत्तर में अंतर मिलेगा। ये मत समझिएगा कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अरिहंत, यूथ, जो भी आप प्रैक्टिस सेट या कोई भी बुक है, गलत आंसर होते हैं बहुत सारी किताबों में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सीरियसली देखिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सही है। कई बुक्स में इसका आंसर गिद्ध दिया है, दिखाते हैं साक्ष्यों के साथ। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ये जानवर बना है, आपको स्पष्ट हो जाएगा इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। क्वेश्चन आपसे क्या था, हम फिर आपको याद दिला दें। क्वेश्चन था किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने, मतलब कि पत्ते हवा से हिले हैं या किसी जानवर ने हिलाए हैं, ये पता कर लेता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज के अंतर को भांप लेता है। बताइए कैसे क्वेश्चन बनाया है सीटेट ने, सीबीएसई के द्वारा, डायरेक्ट उसी से पॉइंट्स। तो हो सकता है अगली बार यहां से क्वेश्चन बना ले, है ना, 3 किलोमीटर तक। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। हो सकता है यहां से बना ले कि कैसे पहचानता है, तो मूत्र के माध्यम से, है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाघ है, कई किताबों में आंसर उसका क्या दे दिया है, गिद्ध दे दिया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, बाघ आएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, केरल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत मेहनत से सब क्वेश्चंस टाइप किए जा रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे पहले इसको सही करिए, केरल होगा। अहमदाबाद से केरल यात्रा कर रहा है, अनेक सुरंगों को पार करती, ये भी उसी में लिखा है एनसीईआरटी की किताब में। आंसर हम आपको बता देते हैं, याद करिएगा उन सब चीज़ों को। एक बार फिर से उन वीडियोस को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, खुद के नोट्स बनाइए, पेपर से पहले भी पढ़ करके जाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको पेपर करने में अगर आप याद करके जाते हैं। 21वां प्रश्न, वैसे एनसीएफ के हिसाब से याद करना गलत है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। सही जवाब मिलेगा आपको इस प्रश्न के लिए, जल्दी से कमेंट करिए अपना उत्तर, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट है ना। 21 का आंसर क्या आएगा? पश्चिमी घाट। क्योंकि जब आप जाएंगे अहमदाबाद से केरल, यहाँ पे केरल है, हमने आपको पहले ही बता दिया, तो धाल घाट, भूर घाट, पाल घाट, ये सुरंगें पड़ेंगी रास्ते में, और ये सुरंगें कहाँ है? ये पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन हम फिर से आप पढ़े देते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग, उसके बाद यहाँ पे डैश होगा और आपसे पूछा जा रहा है, हम भारत के लोग के पास क्या है? डैश डैश डैश, उसके बाद पूछा जा रहा है के लोगों के सापेक्ष यानी उल्टा हो सकते हैं। किससे उल्टा हो सकते हैं? ये भी उसी से क्वेश्चन है। आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर मिलेगा, देखिए बता दें, गोल होने के कारण पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सापेक्ष होता है। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 का डी या फिर ए, कुछ लोग ए लगा रहे हैं यहाँ पे। पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। यहाँ पे प्रजनन होगा, ए ऑप्शन इसका भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में साथ नहीं रहता? देखिए, चींटी भी ग्रुप में निकलती है, दीमक भी ग्रुप में, ठीक है, और बरैया का तो भाई छत्ता होता ही है। मकड़ी ग्रुप में नहीं, मकड़ी जो है आपने देखा होगा अकेले अपना जाल लगाती है। तो इसका आंसर आएगा, क्या कहा जा रहा है कि अपनी बस्ती में साथ में नहीं रहता। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के कुछ लक्षण दिए हैं। पहला लक्षण क्या है? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी बारिश होती है तो ये गांव कहाँ होगा? मतलब ये लक्षण दिए हैं। क्या असम में ऐसे घर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में? बता दें, जो बांसों के संबंध में बात कही गई है, जो बांसों के खंभों पर घर बनते हैं, मकान, वो बनते हैं असम में। इसकी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ए फॉर असम, बी फॉर बांस, मतलब रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। बता दें आपको, सीटेट 19 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और एक कक्षा 4 का पहला ही चैप्टर है। कहा जा रहा है असम में बांस से बने पुल होते हैं, यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि असम में बांस से बने पुल होते हैं और घर भी दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 18 में जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे घरों के बारे में, ठीक है, मकानों की विविधता के बारे में, असम, राजस्थान, इनके बारे में दिया है। असम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि असम में बहुत बारिश होती है। असम में घर पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे घर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। तो कुडुक जो है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाले जनजातियों की भाषा। यहाँ पे दिए गए विकल्पों के हिसाब से आपका आंसर आएगा यहाँ पे झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? थीम क्या है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे भोजन, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बिंदु भोजन को बनाया गया है, ये आपको याद ही करना है। भोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय में जागरूक बनाया जाए, ऐसा टीचर का कर्तव्य होना चाहिए। 28वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे ज्यादा सशक्त है? मतलब भोजन को ही क्यों बनाया गया है, किस ऑप्शंस में ये बात दी गई है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है, ठीक बात है, लेकिन सबसे सशक्त आपसे पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन है, शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि, बिल्कुल सही है। ये उदाहरणाओं, मुद्दों, कौशलों, अब तो यहाँ पे सब सही लग रहे हैं। अब आपको जो आंसर की हम बता रहे हैं वो आपको देखना है कि सबसे बेहतर कौन सा है, सबसे अधिक प्रभावशाली क्या है।
क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यहाँ पे सही जवाब मिल जाएगा, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियाँ में व्यक्तियों के अनुभव, बिल्कुल सही बात है। सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे कि कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए, सही बात है। रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित, बिल्कुल नहीं। आपको बताना क्या है सही विकल्प कौन कौन से हैं। तो देखिए ये तो गलत हो गया, तो मतलब दूसरा जिस ऑप्शन में वो होगा नहीं, दूसरा जिस ऑप्शन में है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास बचा है पहला और चौथा और केवल तीसरा, तो क्या लगाएंगे आप? पहला और चौथा, केवल वाला ऑप्शन क्या होगा? तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा ऑप्शन? ऑप्शन बचा कि बच्चों को प्रश्न और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कुछ हो सकता है? ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, दो ऑप्शन बच रहे हैं और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिसमें पहला और तीसरा कहा जाए। तो क्लियर है, इसमें आंसर क्या आएगा? बच्चों को प्रश्न और खोजने का मौका मिलना चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, ये वाला क्वेश्चन। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5B के शिक्षक देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? जितनी किताबें देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आंसर दिया गया है, पता नहीं सीटेट की ऑफिशियली आंसर की में गलत था क्या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आप समझिए। कहा जा रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षक क्या सवाल दे रहे हैं? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। अब यहाँ पे अपसारी दिया है, एक में क्या दिया है? अभिसारी। तो देखिए अपसारी वो होता है जिसका एक से ज़्यादा उत्तर हो और अभिसारी वो होता है जिसका एक ही उत्तर हो। तो आप यहाँ पे सोचिए कि क्वेश्चन जो पहला है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, इसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, है ना? तो ए वाला कैसा है क्वेश्चन? अच्छा, मुक्तबद्ध अंतःबद्ध क्या होता है? मुक्त मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसके कई सारे उत्तर हों, बात वही है घुमा फिरा करके। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे ए मुक्त अंत वाला अभिसारी और बी बद्ध अंत वाला अपसारी क्वेश्चन है। ये था आज का वीडियो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम अगला। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे ईवीएस के कुछ और वीडियोस आ रहे होंगे, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपका नेक्स्ट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज आपको दिखाई जा रही वो हम दिखाएंगे, मतलब अगले वीडियो में। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पे न्यू आए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।